Any restriction or lack of the ability to perform activity in the manner or within the range considered normal for a human being. यानी कि किसी काम को करने के लिए जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक नॉर्मल तरीका होता है, उसमें करने में उसको मुश्किल आती है, तो वहाँ पे वो डिसेबिलिटी एज अ डिसेबिलिटी डिफाइन किया जाता है. ऑल्दो लोग सभी हम सभी लोग एक ही इन तीनों जो शब्द हैं इनको एक ही साथ यूज करते हैं, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप का, बट दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग. अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझना चाहेंगे तो मैं बोल सकती हूँ पर्सन हु इज born with a blindness is a impairment. होगी तो वो ब्लाइंड born हुआ है तो इट्स impairment, but is unable to read a printed material and to get a more information widely is a disability. And but the thing is that what the condition है उसको impairment और disability की वजह से एक कम्युनिटी में वो सही से सर्वाइव नहीं कर पा रहा और स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहा. दैट इज अ बिहेवियर, इट्स कॉल्ड हैंडीकैप. तो ये सारा जो हो जाएगा वो बिहेवियर जो होगा सोसाइटी का, जो सोसाइटी उसके साथ बिहेव करेगी, इट्स कॉल्ड अ हैंडीकैप. सो इज दैट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? So you're saying there's a difference between impairment and handicap? Yes. Is that correct? So handicap yes. is related more to do with behaving with society, whereas impairment has more to do with me not being able to lead my life, daily life. It's about the whole structure. The problem is structure. Like if a person with like if eye issues, like or disability is about can't perform the task like normal manner. So that is okay. Thank you. That's much better. Anybody else has any questions? This is an interactive session. तो जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. Okay. Yeah, I think so. We can go the next point. That is about right to person with act. So I want to define the disability according to RPWD Act, or RPWD is Right to Person with Disability Act. It is formulated in 1995, where it is only 7 disability, and उसको बाद में दोबारा से इसको consider किया गया है 2016 में. So now they have a 21 disability. So the change is that there is only 7 disability in 1995, and now in 2016 they have 21 disability. The range of the disability is also grow, and there's certain definition of the certain disabilities also change. If there is an area of physical disability, so they define a certain disability. More if I talk about physical disability, a person who इसके अंदर जो consider करते हैं locomotor disability. और locomotor disability is about the person who have problem in movement, वर्क करने में जिनको इश्यू होता है, दैट इज अंडर लोकोमोटर डिसेबिलिटी. इट कैन बी अ लिप्रेसी कोड पर्सन. अब लिप्रेसी कोड पर्सन को अगर हम हिंदी में बोलते हैं कुछ स्ट्रोक होना. अगर हमने कभी देखा हो किसी व्यक्ति को, आपने देखा उसके चेहरे पे बहुत सी बड़े बड़े से बॉल्स बने होते हैं, या उनकी अगर हम बात करें सेंसेशन नहीं होती है. तो अगर मैं डिफाइन करूं लिप्रेसी क्योर्ड पर्सन को, तो मींस अ पर्सन हु हैज बीन क्योर्ड ऑफ लिप्रेसी but loss of sensation in hands, feet, as well as loss of sensation in faces
in the eye and eyelid with manifest deformity, मतलब उनको कोई मुश्किलें हो रही है और वो सेंसेशन फील नहीं करते हैं, तो वो लिप्रेसी और डिसेबिलिटी के अंदर आएंगे। अगर मैं बात कर, इसी के अंदर आता है दूसरी कंडीशन होती है सेरेब्रल पॉल्सी। फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर कई सारी कंडीशन और डिफाइन की गई हैं, तो जो अगर मैं जिन कंडीशन की बात करती हूँ, तो वो सारी जो कंडीशन है उनको अगर हम डिफाइन करते हैं फिजिकल या लोकोमोटर डिसेबिलिटी की तरह। अगर मैंने आपको बताया लिप्रेसी कोड पर्सन, तो अगर हम उनका अगर डिफाइन करेंगे तो फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर एक कंडीशन है। दूसरा हम उसी में रख सकते हैं सेरेब्रल पॉल्सी को। सेरेब्रल पॉल्सी इज मोर अबाउट इज ड्यू टू अबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ, यानी कि जब बच्चे का जो जन्म होता है उसमें जो इश्यू होते हैं वो उसके ब्रेन को डेवलपमेंट ना होने की वजह से होते हैं। तो सेरेब्रल पॉल्सी इज अ ग्रुप ऑफ अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट पर्सन एबिलिटी टू मूव और मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर, यानी कि अपने बैलेंस को, अपने पोस्चर को मेंटेन करने में इसको मुश्किल होती है। इसको और डिफाइन करूंगी। CP इज द मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। तो सेरेब्रल मींस बीइंग टू डू विद द ब्रेन, यानी कि जो भी कोई प्रॉब्लम है वो किसके साथ है, ब्रेन के साथ है। वही पॉल्सी मींस होता है वीकनेस इन प्रॉब्लम इन मसल्स। तो अगर मैं बात करती हूँ पर्सन विद सेरेब्रल पॉल्सी के, देयर सर्टेन कंडीशंस लाइक सम चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ स्टिफनेस इन बॉडी, इसको हम हिंदी में अकड़ापन कहते हैं कि बच्चों की बहुत ही बॉडी में अकड़ापन होता है। दे कांट मूव देयर हैंड, दे कांट वॉक, और समटाइम्स दे आर जस्ट फुली ऑन बेड। इट्स डिपेंड ऑन द severity of disability, and some have like they can't balance their body movement, they can just flip and always they can, वो walk करते हैं तो वो अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि they can't जो हमारा ब्रेन होता है जो मैसेज पहुंचाता है कि हमें मूवमेंट को कंट्रोल करना है, that is absent there, so that is a condition happen with the cerebral palsy। cerebral palsy में और भी जो कंडीशन आती है, sometimes people with the cerebral palsy they have a सीवियर डिसऑर्डर। अगर हम हिंदी में बात करें कि उनको दौरे भी पड़ते हैं और दौरों को बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है कि जो बच्चे लर्न करते हैं वो सारा वापस वहीं पे आ जाता है एक दौरे के बाद। दूसरा ये है कि उनके साथ ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ऑटिज्म भी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो दीज आर कंडीशन कभी सीवियर भी होती है, माइल्ड भी होती है। माइल्ड होती है तो वहाँ पे इतना अफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि हम सेरेब्रल पॉल्सी की कंडीशन की बात करते हैं, समटाइम ओनली पर्सन का ओनली वन हैंड अफेक्ट हो सकता है या उनका हाफ बॉडी अफेक्ट हो सकता है, लेकिन जब कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, जब उनकी पूरी फुली बॉडी अफेक्टेड होती है और दे कांट मूव और टाइटनेस बहुत ज्यादा होती है, तो दीज थिंग्स लाइक काफी उनको इश्यूज होते हैं इस चीज को लेके। एंड सेम अगर मैं बात करिए डॉर्फिज्म, अगर आपने कभी देखे होंगे कुछ लोग बहुत छोटे साइज के होते हैं, अगर उनकी हाइट बहुत कम होती है लाइक 4 फीट 10 इंचेस होती है, तो उन पर्सन को हम डॉर्फिज्म यानी कि बौनेपन की कैटेगरी में रखते हैं। एंड पहले वो डिसेबिलिटी में नहीं आता था, 2016 से इसको डिसेबिलिटी में काउंट किया जाने लगा है डॉर्फिज्म को। पहले इनको काउंट नहीं करते, तो बट दे हैव, जैसे लोगों ने इसको काउंट किया, अकाउंटेबल जो पॉलिसी बनती है उन्होंने बात करी इस पे कि ऑन द कंडीशन इस वजह से उनको डिसेबिलिटी में आना चाहिए। दे हैव अ डिसएडवांटेज लाइक other people not get the benefit of disable। Same muscular dystrophy। So muscular dystrophy is a severe condition which somebody muscles gradually become from they born, यानी कि जो पहले जिसकी कंडीशन बच्चे की जो अगर वो बॉर्न होता है तब ठीक होती है, लेकिन जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इशू आता है तो वो कंडीशन धीरे धीरे उनके जो मसल हो जाते हैं बिल्कुल वीक हो जाते हैं। दे कांट कंट्रोल, दे कांट डू इट, दे कांट वॉक एंड दे कांट write anything। So these are muscular dystrophy the condition। I hope everybody is understanding what I'm saying। Now I'm talking about the visual impairment। It just मैं थोड़ा इसको better define कर सकती हूँ। The visual disability have a two conditions like low vision and total blindness। And blindness like person who can't see anything। But the thing is अगर हम रिसर्च में बात करते हैं, तो अगर हम बात करें तो ऐसे 5 लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा या 1 पर्सन होगा जिसको पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगा, बट 4% इज लाइक जिनके पास लाइट परसेप्शन होता है। तो इट्स लाइक अगर हम बात करें अगर विजुअल डिसेबिलिटी को डिफाइन करने के 2 टर्म होता है, इट्स अ विजुअल इक्विटी एंड विजुअल फील्ड। विजुअल इक्विटी मींस लाइक आप जब चीजों में से क्लैरिटी डिफाइन करते हैं, जब चीजें देखते हैं, अगर हमारे पे बहुत सारे धागे हैं कलर के होते हैं, हम तो भी डिफाइन कर लेते हैं कौन से कलर की चीज है क्या है, तो वो विजुअल एक्टिविटी को बताता है। जब हम विजुअल फील्ड की बात करते हैं, तो अगर हम लोग बैठे हैं एक ही जगह पे और अपने हेड को बिना मूव करे कितना एरिया कवर करते हैं, वो हमारा विजुअल फील्ड होता है। तो मैं इसमें 2-3 चीजें हम एक्टिविटी कर सकते हैं अपने हैंड को यूज करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन है, इफ द ऑफलाइन तो वी कैन डू लॉट ऑफ एक्टिविटी। सो कैन वी स्टार्ट सम एक्टिविटी हियर।
everybody is ready? So like मैं आपको 3 terms बताना चाहती हूँ, visual field and peripheral vision and blurred vision. So how I will define, like if you just take your hand like this in your eyes, upper eyes, like me, and just press your press your foot, and you can हाथों के अपने आंखों के नीचे वाले हिस्से पे रखेंगे थोड़ा टाइट से, ठीक है? So that you can see that आप नीचे, अगर हम ऊपर देख रहे हैं हाइट से सामने से, तो we can't see नीचे वाला एरिया, हम अपने नीचे नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपको अगर आपके टेबल पे कोई चीज रखी हो, आप देख पा रहे हैं क्या? नो ना? तो दिस इट इज कॉल्ड अ पेरिफेरल विजन। तो मतलब कि इस कंडीशन को हम बोलते हैं, हम चीजें नहीं देख पा रहे, हमारा पेरिफेरल विजन लॉस आता है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम नॉर्मल लाइफ में अगर बात करें, किसी व्यक्ति को अगर ये नीचे का एरिया नहीं दिखेगा और वो वॉक करेगा और उससे कई सारे हैजर्ड्स होते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी कंडीशन आ सकती है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ विजुअल डिसेबिलिटी। सर्टेन यहाँ पे हम उसको विजुअल इक्विटी या विजुअल फील्ड की तरह इसको जब डॉक्टर के पास जाते हैं चेक करते हैं कि लेकिन उसमें कितना फील्ड ऑफ विजन लॉस है, ठीक है? एंड दूसरा, अगर हम बात करें, अपने फिंगर्स को बी शेप में रखते हैं एंड इनको हम साइड में रखेंगे और बीच का एरिया रखेंगे क्लीन आंखों के बीच में, एंड यू कैन सी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट का एरिया देख पा रहे होंगे, सामने का साइड में नहीं देख पा रहे होंगे। अगर आप ओपन करते थोड़ा प्रेस करके, तो आप पर्टिकुलर सिर्फ सेंटर का एरिया देख पा रहे होंगे, आसपास का नहीं देख पा रहे होंगे। Isn't right? So इसमें क्या है कि हमारे पास सेंट्रल विजन तो है, बट वी डोंट हैव अ फील्ड लाइक पेरिफेरल विजन, जो हम साइड का विजन नहीं देख पा रहे। तो इट इज अ कंडीशन, क्योंकि कंडीशन वर्स्ट भी हो सकती है, तो इस कंडीशन को हम विजुअल डिसेबिलिटी में रखते हैं। वैसे ही अगर आपने देखा हो कि आपके जब चश्मे पे धुंध बन जाती है, या फिर अभी जब मास्क लगा रहे थे लोगों को चश्मा लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वहां पे वो ब्लड सा हो जाता है। एक कंडीशन है कि वो आपको थोड़ी देर के लिए है, लेकिन एक कंडीशन होती है वो आपके साथ हमेशा है। जैसे आपको उस टाइम कुछ कंडीशन कुछ टाइम के लिए दिख रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति को वो हमेशा ही दिखता है, मतलब दिख रहा है लेकिन सब धुंधला दिख रहा है, यानी मीनिंगफुल नहीं है, वो कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, कुछ पहचान नहीं कर रहा है, तो वो होता है ब्लड विजन। अगर मैं इसको अगर हम एक स्लाइड आगे जाएंगे तो हम दिखा सकते हैं उसको, जो मैंने आपको 2 इमेजेस दिए हैं उसमें। Let me just put on slide. Yeah, this. So you can see एक पर्सन है जिन्होंने चश्मा लगाया, उनको कितना क्लियर दिख रहा है नॉर्मल विजन वाले ने। एक व्यक्ति जो लो विजन है लेकिन उनको चश्मा लगाया तो उनको कितना ब्लड दिख रहा है स्टिल, इफ वी सी। और एक उधर है कि एक जो नॉर्मल विजन वाले व्यक्ति हैं, उनको अगर उन्होंने बिना चश्मा लगा के वो लोग देख रहे हैं तो उनको कितना क्लियरिटी दिख रहा है। वहीं पे लो विजन वाला व्यक्ति है, उसको सब कुछ धुंधला स्टिल दिख रहा है। तो लाइक अगर मैं बात करूँ कि ये हम बताए लो विजन, तो लो विजन की जो कंडीशन होती है कि हमें दिखता है लेकिन उस मीनिंगफुल वे में नहीं दिखता जिससे हम देख सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप क्लिनिक चेकअप के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर आपको चश्मा लगा के दिखाता है और आपको लगता है कि जो आपको इश्यू हो रहे हैं वो चश्मा लगा के ठीक हो रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि चश्मा लगाकर आप नहीं ठीक हो रहे, पर्टिकुलर एरिया जो आपका डिफाइन करता है डिसेबिलिटी वो कवर नहीं कर पा रहा है, तो आप एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आएंगे, तो वो डॉक्टर आपको डिफाइन करेगा कि हाँ आप इस कंडीशन के अंदर आपके पास ये दिक्कत है, राइट? तो अगर हम बात करें कि अगर जिस टर्म यहाँ पे दे रखा है 6/18, अगर आप मेरी जो स्लाइड में बैक पे जाएंगे, थोड़ा सा एक स्लाइड बैक, तो अगर मैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लो विजन या मैंने जो विजुअल इंपेयरमेंट जो फर्स्ट टर्म दिखाया है 3/60, तो 3/60 क्या है? यानी कि कोई जो व्यक्ति है, जो नॉर्मल विजन वाला व्यक्ति है, वो 60 मीटर की दूरी से कोई भी चीज साफ देख सकता है, लेकिन जिसका विजन लॉस है वो उसको 3 मीटर की दूरी से भी नहीं देख पा रहा है। तो इट्स अ डिफरेंस कि उनको क्या दिक्कत है। वही 10/200 जो दिखा रहा है वो हमारा फील्ड ऑफ विजन, यानी कि कोई व्यक्ति उसको 100 फीट की दूरी से देख सकता है, लेकिन वही जो जिसका नॉर्मल विजन है वो 200 फीट की दूरी से देख सकता है, लेकिन यहाँ का विजन लॉस है वो 10 फीट की दूरी से भी उस चीज को नहीं देख सकता है। तो ये उनको हम आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं क्लिनिकल असेसमेंट के थ्रू। आई होप ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया होगा मेरी केस। सो ओके, सो इट्स अ लो विजन एंड विजुअल इंपेयरमेंट कंडीशंस हैं, उनको डिफाइन करते हैं। बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि डिजीज होती हैं। अगर हम बात करें करेक्ट इसमें डिसेबिलिटी में, अगर हम बात करें जैसे आंखों की, हमने देखा होगा, हम हमेशा बोलते हैं विटामिन डी से रतौंधी होती है, तो दैट इज अ कंडीशन जब लोगों को रात में दिखने में मुश्किल हो जाती है।
तो दिस इज आल्सो कंडीशन फॉर द ब्लाइंडनेस. एंड अगर हम बात करते हैं ग्लूकोमा, आई डोंट नो कॉल इन हिंदी, तो उसमें भी लोगों क्या होता है कि जो आंखों में जिस, आई थिंक उसको मैं आइज की टर्मिनोलॉजी समझानी पड़ेगी तो वो थोड़ा अंडरस्टैंड होगा, लेकिन दीज आर द कंडीशन जो डिजीज होती हैं. अगर हम आई डिजीज के बारे में पढ़ते हैं वो हमारे लाइक ब्लाइंडनेस के बहुत बड़े कारण होते हैं. अगर हम अर्ली एज में को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो वो आगे जाके एक बहुत बड़ा रीजन बनते हैं ब्लाइंडनेस का. तो ब्लाइंडनेस में दो अदर कैटेगरी और है जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है. एक है कलर ब्लाइंडनेस एंड अदर वन इज CVI, यानी कि कॉर्टिकल विजन इम्पेयरमेंट. एंड कॉर्टिकल विजन इम्पेयरमेंट में क्या होता है कि आपके रेटिना और आपके कॉर्निया में या कोई भी इश्यू नहीं है, द प्रॉब्लम इज इन योर ब्रेन. हमारा देखना कभी कंप्लीट होता है ना जब हमारा ब्रेन कुछ मैसेज पहुंचाता है, रेटिना पे जब इमेज बनती है तब जाके हमारा ब्रेन मैसेज पहुंचाता है कि हमें ये चीज हम पर्टिकुलर देख रहे हैं. तो कॉर्टिकल विजन इम्पेयरमेंट में वो चीज का इश्यू होता है कि हमारा जो मैसेज हो रहा है वो जो हमारी ऑप्टिक एट्रोफी होती है वो मैसेज नहीं पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से हमें कॉर्टिकल विजन की कंडीशन को फेस करना पड़ता है. और बेसिकली बच्चों में काफी होता है. इंडिया में टर्म इतना नहीं चल रहा है. अगर हम बाहर बात करें जैसे पार्किंसन स्कूल में ब्लाइंड की बात करें तो बेसिकली उनके पास बहुत CVI वाले बच्चे होते हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं. और अगर अगली कंडीशन होती है कलर ब्लाइंडनेस. तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या डिफिकल्ट होती है कि लाइक किसी भी व्यक्ति को कलर देखने में मुश्किल होती है, कलर पर्टिकुलर कलर को पहचान करने में मुश्किल होती है. सो अगर आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, सो अगर आपको पता होगा कि वो अगर कोई मुझे बताएगा कि जो फेसबुक का जो लोगो है वो ब्लू क्यों है, कोई बता सकता है? Because of its soothing quality. Blue is, as a UI design, it's used as a quality of soothing and calming. That's the quality of blue. Scattering. Hello. Yes. Hello. Yes. हाँ बोल. ब्लू का स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है. जैसे कि आसमान है वो ब्लू नीला क्यों दिखता है, उसका स्कैटरिंग जो है बहुत ज्यादा फैला होता है. इसका शायद मार्क जुकरबर्ग ने ब्लू रखा होगा. ओके, सो इट्स इंटरेस्टिंग. तो बट आई विल से कि जो ब्लू कलर है क्योंकि मार्क जुकरबर्ग है. यस, मैं बताना चाहूंगी कि जो फेसबुक के CEO हैं उनको कलर ब्लाइंड का प्रॉब्लम है. या राइट, द आंसर इज राइट. क्योंकि जो मार्क जुकरबर्ग है उनको कलर ब्लाइंडनेस है, तो उनको पर्टिकुलर कलर को पहचानने में इश्यू होता है, इसलिए उनका जो ब्लू है उनको बहुत बेहतर उस चीजों में करने में अच्छा दिखता है, इसलिए वो उसका जो फेसबुक का लोगो है वो ब्लू है. तो इट्स अ कंडीशन ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस. ओके, तो इस पॉइंट में मुझे थोड़ा क्वेश्चन है आरती. ये अगर हम एज ए टीचर अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स को, many times I mean we shout at students for not copying properly from the board. Or do you think that might be because of visual impairment as well? Yeah, this is like as a teacher मैं कैसे identify करूँ और इस टाइप का स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करूँ? The identification तो अगर हम चिल्ड्रन जो बार बार अगर वो बोल रहे हैं, आप बोर्ड पे कुछ और लिख रहे हैं वो कुछ और नोट डाउन कर रहे हैं, एंड और दूसरा वो बाबा को कंप्लेन कर रहा है कि मैम मेरे को हेडेक हो रहा है, मेरी आई में बहुत दर्द हो रहा है, अब वो बार बार बोलेगा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. दीज आर द वो होते हैं जो पॉइंट होते हैं, हमें दिखाता है कि बच्चे के साथ विजन का इश्यू हो सकता है. नॉट ओनली कि वो विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है कि वो चश्मे की उसको जरूरत हो सकती है, बट द कंडीशन इज रिगन लाइक दिस. तो अगर आप उसे और पीछे बिठाएंगे तो बार बार बोलेगा मैम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो कुछ का कुछ और लिखेगा. तो दीज थिंग्स जो हम स्कूल क्लासरूम में पहचान कर सकते हैं बच्चों के साथ, लेकिन अर्ली एज में जो हम बच्चों के साथ पता करते हैं वो ये होता है कि जब हम उसकी मॉम उसको बुला रही होगी आ जाओ, वो आपकी तरफ मूव नहीं करेगा, आवाज कहीं और से दे रहा है वो कहीं और मूव करेगा. तो अर्ली एज में इस तरीके से हम पता करते हैं. हम लाइट दिखा रहे हैं वो लाइट की तरफ नहीं दिखेगा, वो कहीं और अपोज करेगा. तो दीज आर द कंडीशन हम पता कर पाते हैं कि हाँ बच्चों के अंदर विजन का इश्यू हो रहा है. और कई बार तो ऐसा होता है कि आंखों की बनावटी ऐसी होती है कि हमें पता चल लगे बच्चे को विजन का इश्यू हो रहा है. कुछ बच्चों की आंखें को लेंस रेटिना उधर बाहर हो रहा होता है, पुतली ऊपर हो रही होती है. जिस कंडीशन को पता कर लेते देखते हैं ये कंडीशन, लेकिन वहाँ कंडीशन नहीं पता चलती है यार, जैसे आप बोल रहे हो कि क्लासरूम में नहीं पता चलता है, तो वहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी के थ्रू पता कर सकते हैं.
लाइक अर्ली एज में हम बिलीव करते हैं कि कोई भी कंडीशन हो हम अर्ली एज में इसको कर पाए, पता कर पाए, तो उनके साथ ज्यादा काम हो सकता है बच्चों के साथ। जैसे कुछ बच्चे बहुत लेट ब्लाइंड होते हैं, मतलब जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th तक उनका अच्छा एजुकेशन हुआ है, बट 12th में जब आए तो किसी कंडीशन की वजह से उनको उनका विजन चला गया। अब क्या किया, 12 साल या 12th क्लास तक उन्होंने सब कुछ विजन से किया, देख कर किया, एकदम से कंडीशन आती है, सडनली वो ब्लाइंड हो गए, तो वहां पे उनको एडजस्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उसका आइडिया ही नहीं होता, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन इज कम, फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन होता है, अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। और कुछ बच्चे 3rd या 4th में, तो जैसे कंडीशन की कोई मेडिकल कंडीशन हो जिसमें जो कॉजेज है, उस कॉजेज में हम लोग इसके बाद डिस्कशन करेंगे इसके साथ। ओके, तो इट्स जस्ट लिटिल बिट अबाउट द विजुअल इम्पेयरमेंट। ओके, एक और छोटा क्वेश्चन है के बाद दिल में, तो मैं ये भी सोच रही थी कि बहुत सारे जो टीचिंग एड हम यूज करते हैं क्लास में पूरा विजुअली डिपेंडेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक टू पिक्चर, फोटो, वीडियो, सब इमेज डिपेंडेंट होते हैं। और इवन नेचर एजुकेशन में ऑब्जर्वेशन डिपेंडेंट बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे कि वो देखो ये देखो ऐसा। और मैं सोच रही हूँ अगर कोई कलर ब्लाइंड स्टूडेंट है मेरी क्लास में, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो इट्स समथिंग टू सीरियसली। I can't hear you. Your mic is off. Maitri, you've muted yourself, Maitri. Yeah. No. I'm just thinking that it's something for us to reflect as practitioners. That's it. Yeah. Anybody else have any questions at this point? Or yeah. Tell us, Aarti. Like because so many times like children complaining and teachers not ignoring that, like okay medical हो सकता है, उसकी आईज भी रेड हो सकती है, समटाइम वो बार बार अपनी आंखों को मलता रहेगा और रेड हो जाता है, कंप्लेन करता रहता है, हम समटाइम भी इग्नोर करते रहते हैं। कलर में क्या होगा, हम कलर्स को कुछ और दिखा रहे हैं, पर्टिकुलर एक ही कलर उसको दिख रहा होगा बेटर कि मैम ये कलर है, और हम बार बार पूछेंगे वो कलर नहीं होता है, कुछ और कलर होगा, तो इसलिए समथिंग कह सकते हैं कंडीशन है कि तो उसका एक टेस्ट होता है, क्लिनिकल एक इशारा टेस्ट होते हैं, जो प्लेट्स होती है, कलरफुल प्लेट्स होती है, उसमें कई कलर्स होते हैं और एक पर्टिकुलर कलर में उसमें लेटर लिखा होता है। अगर वो बच्चा देख पा रहा है तो इट्स फाइन कि वो कलर से पहचान पा रहा है, नहीं पहचान तो देयर इज द इशू ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। Same things like very difficult to identify severe children जिनको cortical vision impairment होता है, उनको define करना बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे कोई issue नहीं होता, eyes is perfectly fine, everything is light है, सब कुछ है, retina पे कोई issue नहीं है, lens पे कोई issue नहीं, but thing is that message, जब हम retina पे जो हमारा image बनता है और हमें जो message आता है atrophy, वहाँ पे दिक्कत आती है, तो that's called also severe cortical तो vision तो पूरा brain से related होता है, so these are the certain conditions of vision impairment. I have a question. This is Supriya. Yes. So in case with children जिन्हें color blindness है, I'm just wondering, then how does an educator include even a child with vision impairment in a study around nature? Because nature, there's a lot of colors, and how can you include the child into that discussion around colors or around the nature? So yeah, like I've said like just same like अगर example है मार्क जुकरबर्ग, उनको हर चीज ब्लू में बेटर दिखती है, तो they just log on the blue. So we can do one thing कि हम उन चीजों को अगर हम फ्रेम करें या बना के दे रहे हैं बच्चों को, नेचर को पर्टिकुलर या कलर का इश्यूज है, अगर हम पहले डिफाइन करें क्लिनिकल असेसमेंट के थ्रू कितना उसको कवर कर सकते हैं, कितना उसका काम हो सकता है, लेकिन जब नहीं होगा हम उनको बोल के बता सकते हैं दिस इज द कलर, उनको कलर को एक्सपीरियंस करा सकते हैं, दे माइट बी नॉट पर्टिकुलर सीन द कलर। अगर मैं टोटली जो बच्चे बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली कलर, तो हम उन्हें एग्जांपल के साथ कलर देते हैं, जैसे कि एप्पल इज अ रेड, तो उनके ब्रेन में फ्रेम होता है एप्पल इज अ रेड, तो रेड चीजें होंगी, ग्रास इज अ ग्रीन, तो दे अंडरस्टैंड दैट ग्रास इज अ ग्रीन, राइट। सो पर्टिकुलर जो मेन कॉमन कलर्स होते हैं चीजों के, उनके कॉन्सेप्ट के साथ हम कराते हैं। अब लीव्स को हम ऐसे लीव्स ऑलवेज अ ग्रीन, राइट, वी कैन मेक देम टच एंड फील दीस काइंड ऑफ थिंग्स, वी कैन डू द एक्टिविटीज। Okay, something really just jumped up, and I thought I'll just share that also. Okay. While that's a great idea, in fact, to introduce a similarity of the colors. What I'm understanding is you're creating a map of colors. उन्हें बता रहे कि red association आप create कर रहे हैं, red के साथ एक association create कर रहे हैं,
And so I was just wondering if we can give them an experience of the element through senses. That is a very common visual impairment में sensory training is an important part. We give all the training, like जब आपके पास विजन नहीं है तो जो हमारे बॉडी के अदर सेंसेस होते हैं we use them, because 80% लर्निंग ऑफ द चाइल्ड इज बिकम विजन. हम लोग 80% जो लर्निंग करते हैं वो पर्टिकुलर विजन को देख के, विजन से करते हैं, हर चीज देख के. वहीं पे 80% का जब लॉस होता है तो हम हेयरिंग पे आ जाते हैं. तो हम फोकस करते हैं बच्चों को साउंड एक्सपीरियंस दे ताकि वो साउंड को डिफरेंशिएट कर पाए. वैसे ही हमको टेक्सचर सिखाते हैं कि टेक्सचर को टच एंड फील करके करें. वैसे ही हम काइनेस्टिक यानी कि जो उतार एंड चढ़ाव होता है, कभी कभी हम अगर हम बाइक पे या बस में जा रहे होते हैं, एकदम से टर्न आता है, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो वी फील समथिंग इन आवर बॉडी, राइट? सो दैट इज कम अ काइनेस्थेटिक सेंस. तो उससे बच्चे सीखते हैं. प्लस टच, तो टच के थ्रू बहुत कुछ, ये सारे जो सेंसेस होते हैं, विजन नहीं होता तो वहाँ पे सेंसेस हमारे, तो हमें सेंसरी ट्रेनिंग बच्चों को देना जितनी जल्दी हो सके उतना कर सकते हैं. लाइक क्योंकि और टच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विजन इम्पेयरमेंट, जब पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी होते हैं. क्योंकि जो ब्रेल, अगर इफ यू नो अबाउट द ब्रेल, तो ब्रेल इज अबाउट स्मॉल डॉट्स. अगर आपके टच या आपको महसूस करना इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको उन डॉट्स को पढ़ना नहीं आ पाएगा. इट विल बी डिफिकल्ट. तो बच्चे हमेशा शिकायत करते हैं कि हमें ब्रेल पढ़ना नहीं आता. जो हमेशा जो व्यक्ति लेट ब्लाइंड होते हैं, पर्सन हु बिकम ब्लाइंड इन 10th 12th स्टैंडर्ड, दे आर नॉट एबल टू स्टडी ब्रेल, बिकॉज उनके साइंस कभी हमने कोशिश ही नहीं की. हम तो हमारा पर्टिकुलर विजन हम देख ही कर रहे होते हैं, हम उसको टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं. तो विजन, तो इफ वी टॉक अबाउट thirdly about the vision impairment, there are a lot of aspect will come, so discussion will come like that. Great, thanks a lot, Atish. So can we go to the next, autism spectrum disorder? So if autism spectrum disorder is about lifelong neurological condition है, typically appearing from first 3 years. यानी कि जो कंडीशन है ये बस से 3 साल की उम्र के पहले ही 3 साल तक डिफाइन हो जाती है कि हाँ पर्सन के साथ ऑटिज्म का इशू है. एंड जो मेनली जो चाइल्ड ऑटिज्म के साथ जो इश्यूज होते हैं वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, सोशल का होता है, सोशल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन का, एंड बिहेवियर. 3 एरियाज पे हम अगर ऑटिज्म बच्चे को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये होता है कि सोशल, कम्युनिकेशन, बिहेवियरल इशू. अगर आप कभी मिले हो, कोई बच्चा आपसे बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं करता, एक बहुत करेक्टरिस्टिक होता है ऑटिज्म बच्चों को आइडेंटिफाई कराने का कि वो बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, और उनके बिहेवियर से बहुत फ्लैपिंग करना एंड अपने आप में ही रहना होता है, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे. तो कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक जिनको हम डिफाइन करते हैं कि हाँ ये ऑटिज्म हो सकता है बच्चों के साथ, ये कंडीशन हो सकती है. बेसिकली ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जो 3 साल की उम्र में ही दिखती है, और इनमें रिपीटेटिव बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है. आप कोई चीज बोलोगे बार बार रिपीट करेंगे, एंड अगर आप उनसे बार बार नाम पूछोगे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, या कोई चीज आप कराने की कोशिश करोगे तो उनको अडॉप्ट करने में डिफिकल्टी होगी, या अगर हम कभी कभी जेस्चर से कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं. और समटाइम देखा जाता है चाइल्ड विद ऑटिज्म नॉन वर्बल कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि बोल के नहीं करेंगे, नॉन वर्बल है. आप उनसे बोलोगे वो कर लेंगे, आप उन्हें समझाओगे पेपर को समझ लेंगे, लेकिन वो बोलेंगे नहीं. इस तरह की कंडीशंस होती है. हाइपर एक्टिविटी भी हो सकती है, इम्पल्सिव भी हो सकती है, यानी किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो, लेकिन स्क्रैचेस दे हैंड या उनके साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी स्क्रैचेस मार देते हैं, और उनकी हाइपर एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं कभी कभी. एंड हैंड्स को फ्लिप करते रहेंगे, अपनी बॉडी को रॉक स्टेप जंप भी करते हैं कम समटाइम. एंड सेंसरी इश्यूज भी होते हैं कि उनको शायद कुछ बच्चों को बिल्कुल पानी वगैरह पसंद नहीं होता, कुछ बच्चों को जो लाइक अगर हम क्ले देते हैं उनसे भी एलर्जी होती है. तो दीज आर काइंड ऑफ सेंसरी इश्यूज बच्चों के साथ होता है. पर्टिकुलर अलग अलग किसी ऐसा नहीं कि हर बच्चे में सेम इश्यूज हो, कुछ बच्चों में अलग अलग इश्यू हो सकता है. अगेन ये माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, यानी कि ये भी जो ऑटिज्म का जो कंडीशन है हम जो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर की तरह डिफाइन कर रहे हैं. सीवियर कंडीशन हो जाती है वहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज है, लेकिन हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. पेरेंट्स हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं कि वो सुन नहीं रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, स्क्रैच मार रहा है, आपसे कम्युनिकेट करने वो कर नहीं पाते हैं. तो इट्स लाइक छोटा सा लाइक इसका बैकग्राउंड है ऑटिज्म का. तो अगर हम ऑटिज्म बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो पर्टिकुलर हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि हम बच्चे को अपना शेड्यूल देते हैं कि आपका शेड्यूल क्या है, मॉर्निंग इवनिंग, पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग आपका शेड्यूल क्या होगा, तो हम कार्ड्स देते हैं जिनको हम फैक्ट्स बोलते हैं.
तो बेसिकली उनका कम्युनिकेट करने का तरीका होता है वो टेक्स्ट से करते हैं, यानी कि पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें छोटे छोटे कार्ड्स यूज करते हैं, लाइक उनको दिखाते हैं आज तुम्हारा ये शेड्यूल है, तुम्हें ये कार्ड्स के थ्रू एक्टिविटी जाना है, क्योंकि वो नॉन वर्बल होते हैं, तो हम फोकस करते हैं कि हम जो कार्ड के थ्रू उनको कम्युनिकेट करा पाए। प्लस सोशल स्टोरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक जब कोई बच्चा बहुत ज्यादा बिहेवियर इश्यू करता है तो हम पेरेंट्स को बताते हैं कि सोशल स्टोरी कैसे यूज करते हैं, पर्टिकुलर ये इसका नाम मोहित है और ये अगर मम्मी को हर्ट करेगा तो उनको दर्द होगा और मोहित को ये चीज अच्छी नहीं लगेगा। तो ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज बनानी पड़ती है हमें बच्चों के लिए, जो जिन्हें हम सोशल स्टोरीज बोलते हैं, जिनका और ये सारे विजुअल होते हैं। हम हर चीज दिखाने की कोशिश करते हैं कि विजुअल कार्ड्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑटिज्म में। तो इट्स ऑटिज्म, इसके बारे में कोई कुछ पूछना चाहेगा? मुझे वो लास्ट सेंटेंस नहीं सुनाई दिया आपका, क्या? सोशल स्टोरी एंड विजुअल कार्ड्स। हाँ, तो सोशल स्टोरी इज अबाउट कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि सही से बिहेव कैसे करेंगे। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। कोई बच्चा बहुत मार रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम डिफाइन करते हैं उसी का नाम लेके 5-6 सेंटेंस की स्टोरी बनाते हैं कि लाइक पर्टिकुलर बच्चे का नाम ये है, अगर ये करेगा तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, अगर वो अच्छा बिहेव करेगा तो उससे क्या उसके फायदे हो सकते हैं। तो ऐसे 3-4 सेंटेंस यूज करके हम स्टोरी बनाते हैं ताकि उनके साथ हम काम कर पाए, उनको काम कर पाए। अच्छा, और विजुअल कार्ड्स यानी क्या? विजुअल कार्ड से छोटे छोटे एक्टिविटीज कार्ड होते हैं, वहाँ पे दिखा रहे थे, जैसे कि अगर आपका लंच टाइम है तो वो लंच के लिए टिफिन दिखा देंगे, अगर आपको नहाना है तो वॉशरूम का पिक्चर दिखा देंगे, क्लोथ का पिक्चर, तो वो कार्ड्स होते हैं स्मॉल से। अच्छा, या जैसे फ्लैश कार्ड होते हैं वैसे वो स्मॉल से कार्ड्स हैं। Arti, do you have examples to show us of these tools? Yes, I can show. Even if it's difficult to pull it out now, at least in the email thread. Yeah, I will give it useful too. Yeah, I have I make a social story for child with autism, so we'll share with you, and also there is schedule card जो mother ने खुद बनाया था, we'll send you that. Okay. Also things like any reading you would like us to do also towards understanding better. And there's I have one child with autism. It's a very hyperactivity, and now he just sketches when a session is come. He sketches. Not everyone ever deal with them, and particularly he's come from a previous organization always, and वहाँ पे भी उसके साथ कोई डील नहीं करता था। only the another person वो मेरे साथ ही थोड़ा काम होता क्योंकि they were sketches and everybody fair and eyes में poking करना, तो also the other parents doesn't want the child who's poking on their eyes, तो वो उनको फेयर रहता है पेरेंट्स को हमेशा कि कहीं उनके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे, तो क्योंकि वो माइल्ड मॉडरेट सीवियर कंडीशन तक हो जाता है। और अभी तो लॉकडाउन में दीज हाइपर एक्टिविटी इश्यूज तो बहुत ज्यादा बढ़े क्योंकि बच्चों का जो ग्रुप था वो कहीं जा ही नहीं पा रहे थे, एंड स्कूल्स आल्सो नॉट दैट मच accessible to the children with autism कि वो उनके साथ काम कर पाए with the understanding the worksheet, and actually is not workable to the child with autism. They need all of visual schedule card and constant guidance and talk to them. So yeah, they give a gaps a lot of them. So we can go about. Arti, I have a question. Yeah. Supriya. Yes. So again, I'm very curious about how can I introduce the nature or work with child with autism in a nature space. बहुत सारे examples ऐसे हैं कि where I have seen a child feeling much more grounded and much more confident, और उसकी काफ़ी सारी for example social skills, all of those have really drastically improved when the child has been introduced to water, for example. So now that came from the parents itself, right? So now as an educator, if or someone who's working with a child with autism, so I'm very curious कि कैसे nature को introduce कर सकते हैं, और how can I be with that child in a space with nature, because I work with a child who's very sensitive to space, so nature can be really vast, so it can be triggering also for the child. So that's a curiosity that I'm holding. So I think anyone here can also answer. Yeah, but whatever the experience, I believe like when we start with we don't go particular, हम बड़े पे पहले नहीं जाते हैं, we can go
स्मॉल पार्ट्स में, राइट, छोटे छोटे पार्ट्स में करके जाते हैं, तब हम बड़ी चीज पे जाते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी काम करने का यही है कि वी गो स्मॉल देन गो टू फुल. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द ट्री, so I can take up first 2-3 leaves of ground में हो, मैं बच्चे को दे सकती हूँ एंड बोलूंगी कि you can draw the shape because child with autism are amazing, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. if you give them they can draw. वो बच्चे के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि हाँ उनको ड्रॉ करना अच्छा भी लगता है या नहीं लगता है. बट वी कैन गिव अ लीव्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स दे सकते हैं, उनको क्यूरियोसिटी बढ़ा सकते हैं कि हाँ ये क्या है एक्चुअली. ऐसा तो नहीं चाइल्ड विद ऑटिज्म बहुत इंटेलिजेंट है तो वो देखेंगे उन लीव्स को एंड थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी. फिर धीरे धीरे वो ट्री या फ्लावर्स पे जा सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम छोटे छोटे गार्डन्स पे जा सकते हैं. देन वी गो टू बिग, इफ आई कैन से दैट. Lovely. Thank you, Aarti. So That was a very good And also insight. somebody wants to say, yeah, thanks so much Aarti for that. मेरा सवाल भी सुप्रिया के सवाल की तरह ही था कि क्या would it be too overwhelming, you know, if you sort of introduce an outdoor space suddenly, but that small steps to big, you know, in that tangible example is very useful. But I also wanted to ask, जो both the visual cards and the social stories you mentioned, do they have already elements of nature? Have you seen them use elements of nature? And ये social stories क्या इनका कोई format होता है? How do you, I mean, do you like how is a social story made or constructed? And whether that can find, you know, whether we can use elements of nature in them. the first question, like I will answer, like nature पे तो हम child with autism और disability पे तो जाते ही नहीं है. We just very limited, हम बहुत limited हैं, हम ये सारे concept बच्चों को देते ही नहीं है. First thing if I say, particularly उनके साथ जो काम होता है, अगर कोई children with disability या उसके behavior पे काम होगा कि वो कैसे hyper active है, उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है. अगर कोई child with cerebral palsy है तो उसकी body में बहुत tightness है, तो उसको कैसे करना है ताकि वो मूव कर पाए, इन पे फोकस हो जाता है. लर्निंग तो बहुत लेटर आती है बच्चों के आगे और तब तक ही उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है. हम लोग सभी कहते हैं 6 ईयर तक 80% बच्चों का ब्रेन डेवलप हो जाता है. अब वो हमने उस पर फोकस ही नहीं किया है, तो पेरेंट्स हमेशा आएंगे कि ये कुछ पढ़ता नहीं है, कुछ सीखता नहीं. बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम फोकस ही कहाँ कर रहे हैं. हम बच्चों की थेरेपी नीड्स पे फोकस कर रहे हैं, हम बच्चों को बिहेवियर मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, हम उनको फीस दे रहे हैं, बट उनका लर्निंग का कॉन्सेप्ट तो हम दे ही नहीं रहे ना बच्चों को. अगर it's come from house, अगर मेरे पास चाइल्ड विद ऑटिज्म है, छोटा बच्चा, अगर मैं पर्टिकुलर एज में उनको वो सारे एक्सपोजर देना शुरू करूँ, नेचर में वॉक कराने ले जाऊं, पैरों से अगर वो नेचर में वॉक कर रहे हैं बेयर फुट, दे कैन फील साउंड, जो लीव्स पड़ी होती है दे कैन साउंड, दे कैन फ्लावर्स होते हैं, लेकिन वो उनका क्यूरियोसिटी बढ़ाता है और दैट इज एक्सपोजर उनको जरूरी होता है. बट वो हम देते ही नहीं, वो ऑलरेडी लैक होता है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के साथ. तो दैट इज अ बिग इशू. नेचर एजुकेशन तो अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी नेचर एजुकेशन का पर्टिकुलर लर्निंग पे ही काम नहीं हो रहा है. यू डोंट बिलीव, बट अगर मैं सिलेबस की बात करूं जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी उनमें देते हैं, बच्चों को मेटल सिखाना है, बच्चों को कलर्स कॉन्सेप्ट सिखाना है, बच्चों को अपने आप खाना सिखाना है. दीज आर पर्टिकुलर थिंग्स होती है और बच्चा 9th स्टैंडर्ड में होता है. आई हैव द लिस्ट जहाँ पे मैंने 330 बच्चों के साथ हमने काम किया आउटरीच में, एंड दे ऑल ड्रॉप आउट आफ्टर 9th स्टैंडर्ड बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी है 6 to 8 चिल्ड्रन को पास करना है. दे ऑटोमेटिकली पास एंड दे डिडंट गेट अ कॉन्सेप्ट. उनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनको नंबर्स भी आते हैं 1 2 3 या नहीं. उनको वो लाइक अगर हम उनको फंक्शनल मैथ्स फंक्शनल लर्निंग भी है या नहीं, कोई फोकस नहीं कर रहा, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे स्कूल से, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तो बोर्ड है एंड दे कांट इवन सर्वाइव इन 9th स्टैंडर्ड. सो तो लर्निंग बहुत पीछे होती है बच्चों के लिए. हम पर्टिकुलर एक्सेसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम पर्टिकुलर उनके मूवमेंट को बात करते हैं, व्हील चेयर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं. दिस इज अ बिग, अगर मैं बोलूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे. तो Anand has a question. Anand, go ahead. Thank you. So I work with Hindi English. Hindi में ठीक है? Okay. Yeah. So far Hindi. Yeah. मैं बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम करता हूँ, जिसमें कई बार मिक्स्ड एबिलिटी के भी बच्चे होते हैं. और एक रूरल एरिया में एक बच्चा है कि जो ऑटिस्टिक है और काफी सीवियर उसका ऑटिज्म, इट्स ऑन द हायर एंड ऑफ द रेंज, बट अग्रेशन बहुत है. तो सिमिलरली मतलब एक्सपोजर टू नेचर के लिए बटरफ्लाई दिखा तो उसको पकड़ना, या प्लांट दिखा तो उसको पकड़ना, तो इतना तब के बिल्ली ने बच्चे दिए थे, तो किटन को वो he was of course trying to show his love,
पर वो इतना अग्रेसिव, फिर रस्सी बांध के उसको खींचना, तो व्हाट हैपेंस, यू नो, नेचर का एक्सपोज, मतलब प्लांट्स वगैरह के साथ ठीक है, बट व्हेन इट इज अ डॉग और अ कैट और अ किटन, तो वी थिंक दैट उससे वो सॉफ्टनेस और जेंटलनेस सीखेंगे, पर उनको एक बार उसको अच्छा लग गया, सॉफ्ट टॉय और लिविंग एनिमल में फिर वो फर्क नहीं कर पाते हैं। तो कई बार यू नो ड्रैगन फ्लाई दिख गया उसको पकड़ लेना, या मेंढक दिख गया, और उसमें डेंजरस भी चीजें होती है कि जहाँ पे हमारे गांव में सांप भी है, तो एक बार उसने सांप पकड़ के लेके, मतलब ही वेंट टू कैच अ कोबरा दैट वे, तो उसको डर नहीं होता, देयर इज नो फिल्टर, दे डोंट अंडरस्टैंड के ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और अगर सेम थिंग कि वो एक किटन सुन नहीं रही थी, तो उसने डंडा लिया और उसको पीटा। तो क्या होता है कि वही है कि आप एक्सपोजर जब करना चाहते हो, एंड इफ देयर इज नो गाइडेंस फ्रॉम अ प्रॉपर काउंसलर, तो आई थिंक वन हैज टू बी अ लिटिल केयरफुल एज टू, आपने जैसे बोले कार्ड्स में से, पिक्चर्स में से, या दिखा के फोटोज से ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू अ लिविंग क्रीचर या लिविंग कनेक्शन जब होता है नेचर के साथ, तो वो थोड़ा, मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको बहुत कंट्रोल और सोच के यू हैव टू अप्रोच दैट, दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बट आई कैन से वन थिंग, लाइक एक प्रिपरेशन आती है सबसे पहले। अगर हम छोटे बच्चे को हम स्कूल भेजने के पहले तैयारी करते हैं, 3 साल माँ बच्चे को बहुत तैयारी करती है कि आपको स्कूल जाना, आपको ऐसे बैठना, ऐसे करना है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने वो चीज सिखा नहीं है कि आपको एनिमल्स से बात करनी, देखना है तो वहाँ कैसे बिहेव करना है ना, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल की बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमें पता है चाइल्ड विद ऑटिज्म है तो देयर सर्टेन ट्रेनिंग या प्रिपरेशन भी नीडेड। अगर हम बार बार उनको सिखाएंगे तो सोशल स्टोरी, हाँ these animals you can't take in a heart, उनको चोट लग जाएगी, we can give them the social story, वो उनको फ्रेम करने की जरूरत, because they can't able to imagination understand, वो हमें उनको देने की जरूरत पड़ेगी। तो preparation is very important part for this। नहीं बिल्कुल, so that's exactly where I came in, मतलब जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, so that was the first thing I said कि शायद 1 or 2 kittens might die, but वो बड़ा होने तक शायद वो कुत्ते बिल्ली के साथ उसको जेंटलनेस और चीजें धीरे धीरे आने लग जाएगी। आपको कोलैटरल डैमेज समझ के उसको, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट बीइंग डन इंटेंशनली, बट वही दैट्स द प्रॉब्लम कि वी डोंट करेक्ट द बिहेवियर, है ना। वहाँ बिहेवियर करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी और नॉन डिसेबिलिटी हो। हम हमेशा क्या करते हैं, लाइक अगर बच्चा जब बच्चा छोटे बच्चे को पेरेंट्स तो हंसी मजाक में मारता है तो हम सारे बहुत हैप्पी हो रहे हैं, कोई नहीं, छोटा बच्चा है। जब वो बड़ा हो जाता है हम सडनली रोकते हैं कि नहीं तुम ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, व्हिच इज नॉट रॉन्ग। वी हैव टू, हमें वो अर्ली एज में ही रोकना स्टार्ट करना चाहिए, करेक्ट बिहेवियर वहीं पे लाना चाहिए, तभी तो फ्रेम होगा। हमने बचपन से तो वो किया नहीं और हम सडनली करेक्ट करने के बाद नहीं होगा। तो बच्चों, चिल्ड्रन में डिसेबिलिटी के साथ भी सेम इशू, हमें उनको करेक्ट, और कई बार हम बोलते हैं कि नहीं डिसेबल है कुछ नहीं करेगा, छोड़ देते हैं। नो, वी हैव टू गिव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू देम टू लर्न अ सेम एक्सपीरियंस। तो वो वहाँ पे प्रिपरेशन, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर, वो सारी चीजें आती हैं उनको ट्रेन करने के बाद। सो दैट इज So now next I talk about intellectual disability, and particular we call about before the 2016 act we call mental retardation, something like that, मानसिक मंदता in Hindi, but it's after 2016 it come intellectual disability. It just disability is mainly about the significant limitation in both intellectual function और adaptive behavior. अगर मैं इसको explain करके बताऊं तो like हम देखते हैं कि lot of time हम लोगों से देख के ज्यादा सीखते हैं। छोटे जब बचपन में बच्चे किसी के साथ खेलते हैं तो वो बहुत ज्यादा देख के सीखते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड अडैप्टिव बिहेवियर, यानी किसी को देख के हमने कोई व्यवहार सीखा उसको हम अपने अंदर लाते हैं, तो अडैप्टिव बिहेवियर होता है। जहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वहाँ पे इस चीज की लैक होती है। द चिल्ड्रन इज नॉट एबल टू अडॉप्ट द बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर वो देख रहे हो, या उनको इंटेलेक्चुअल फंक्शन करने में दिक्कत आती है। मेनली जो जिस उम्र के बच्चे मैथ्स में प्लस माइनस कर पाते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो वो काफी आई थिंक बहुत डेवलपमेंट डिले होता है, पीछे होते हैं। बट द कंडीशन, अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो हम अगर नॉर्मल टर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर हम नॉर्मल बताने कि बच्चों को समझने में मुश्किल है, नॉर्मल टर्म यूज करते हैं, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में दिक्कत हो, वन वर्ड का इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हैं, 1 2 3 1 5 काउंट कर सिखा रहे हैं, वो भी नहीं समझ पाएंगे, या कोई भाषा शब्द बोल रहे हैं, पर्टिकुलर सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें से कोई 1-2 ही वर्ड ले पाते हैं, तो इट्स कॉमन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बट द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन आर डिफरेंशिएटेड, बिकॉज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वो फ्रॉम बर्थ टू 18 इयर्स का होना चाहिए, लाइक एज बिफोर द एज ऑफ 22 इयर्स या 18 के बीच में होता है। एंड आफ्टर द कंडीशन इज हैपन लाइक मेंटल, अगर आपने नॉर्मल सुना होगा कि कुछ लोग मेंटल हो जाते हैं आफ्टर 18 या 20 के बाद, like this a term यहाँ पे बोला था, the disability originated before the age of 22. This is like for me it's a 18 only,
I think there is sometimes changes of things come as changes, so now it's a 22, whatever the study is before the 18 only. So अगर मैं बात करूँ कि किसी कोई मेंटल होता है 22 years के बाद, तो he will not consider as an intellectual disability. इस पर्टिकुलर मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल इलनेस का केस होगा, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर नहीं आएगा. तो वो बेसिकली वो डेवलपमेंट एज में जब इंटेलेक्चुअल समझने में दिक्कत होती है, वहां पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है. अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे का काम कैसे करना है, वो सेम जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स हमारे ये होते हैं कि हमें छोटे छोटे पार्ट्स में करके होल पे जाना है. ठीक है, यानी कि पार्ट्स टू होल जाना होता है. एंड जो हमें इंस्ट्रक्शन होती है वो 1 इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, फिर सेकंड वर्ड पे जाते हैं, फिर थर्ड वर्ड पे जाते हैं. एंड मोर प्रैक्टिकल चीजें हमें करने की जरूरत होती है कि हम कितना प्रैक्टिकल करें. और सेम यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे का IQ यानी कि जो समझने की उनकी क्षमता होती है उस पर डिपेंड करता है. अगर हम अपना IQ टेस्ट करवाएं, जो नॉर्मल लोगों की समझने की क्षमता होती है वो 90 to 85 के बीच में होती है, तो वी कैन से नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है. हम एक नॉर्मल व्यक्ति यानी कि हम सबका IQ जो आएगा वो 90 या इससे अबव भी हो सकता है. लेकिन जब पर्सन में डिसेबिलिटी होगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, वहाँ उनका IQ कम होगा किसी का 25% हो सकता है, 65% हो सकता है, 72% हो सकता है. तो दीज आर द कंडीशन की जहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जा सकता है. तो सेम यहाँ पे भी हम विजुअल कार्ड्स का यूज करते हैं सिखाने के लिए, कोई भी काम कराने के लिए. इंस्ट्रक्शन को कम से कम शब्दों में देने की जरूरत होती है, बार बार हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे ये करो पीछे नहीं पड़ना होता. दीज आर द थिंग्स जो हमें फोकस करनी पड़ती है. ओके, सो अगली जो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड. सो हियरिंग इम्पेयर्ड, तो मैं DB पे नहीं जाऊंगी क्योंकि डिसेबल ये टर्म थोड़ा अगर मैं क्लिनिकल है बहुत ज्यादा, तो हम नॉर्मल समझ लेंगे. अगर नॉर्मल बोले हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन वो होता है जिसको सुनने में मुश्किल होती है. तो पहले क्या था, बिफोर एक्ट 2016 उसमें क्या था, सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड था यानी सुनने में मुश्किल. लेकिन अभी हार्ड ऑफ हियरिंग और जिनको स्पीच प्रॉब्लम होती है उनको भी हमने डिसेबिलिटी में काउंट करा है, उनको कैटेगराइज किया है. तो अगर हम बात करें इसमें भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है. यानी कि जैसे हम एक मीनिंग डेफ मींस अ पर्सन 70 dB हेयरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी. बहुत यस, यानी कि DB जो होता है डेसिबल होता है, जो लोग उसको 70 फ्रीक्वेंसी में सुन पाते हैं एक साफ आवाज को. अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है, हम बस कान में जाके बोले हम तब भी समझ पाएंगे. लेकिन जहाँ पर्सन विद हियरिंग इम्पेयर हो रहा होगा, वो शायद उसके कान पे बात कर रहे हैं वो नहीं सुन पाएगा. अगर आपने नोटिस किया होगा कुछ बच्चों को, अगर आप एक्सपीरियंस होगा, जब छोटे बच्चे को हम काम करते हैं, अपने क्लैप करते हैं, वो एकदम से मूव करता है अपना हेड मूव करेगा. लेकिन अगर कोई चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसके पीछे से कितना भी क्लैप करे वो मूव नहीं करेगा. बट ये ध्यान रखना होता है कि हमें पीछे से करवाना है क्लैप, या अलग अलग साउंड एक्सपोजर देने होते हैं. एक होता है ताकि वो देख सके कि वो सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है. इसमें भी कंडीशंस होती हैं, अलग अलग कंडीशन होती हैं. कभी कभी क्या होता है, अगर दो मिलते जुलते शब्द हो, जैसे श और क होता है, जो अगर हम बोल रहे होंगे वो सेम मीनिंग ले पाएगा, समझ नहीं पाएगा. और कभी कभी वो ल और या में भी डिफरेंट जो साउंड होंगे उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है. और साथ में एक ही बार को अगर हमको, जैसे मैंने आपको कुछ बोला ये सेंटेंस है, उसको वो समझ नहीं आएगा, बार बार हमने बोला, हमें पॉइंट करने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसको सुनने में मुश्किल हो रही है. तो दीज आर लाइक वो बार बार उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं. कई बार तो ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि वो सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको सुनने के साथ उनको बोलने में मुश्किल आती है. तो हम बहुत इजीली कर लेते हैं, उनको सुनने में मुश्किल होती है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सुनने में मुश्किल होती है, बोलने में ही मुश्किल होती है. यानी कि वो स्पीच डिसऑर्डर के अंदर आ जाता है कि स्पीच में अगर कुछ लोग एक सेंटेंस बोलने में बहुत देर तक रुक जाएंगे, एंड कुछ लोग बहुत स्टमिंग करते हैं. यानी कि अगर वो स्टमिंग कंडीशन कुछ टाइम तक है तो इट्स फाइन, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चल रही है तो वो दैट इज कॉमन स्पीच डिसऑर्डर. तो इसको हम थोड़ा सा हियरिंग इम्पेयर्ड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. द अदर कंडीशन इज डेफ ब्लाइंडनेस, एंड डेफ ब्लाइंडनेस मींस लाइक बहुत लॉस. हियरिंग एंड विजन का जब लॉस होता है तो वो कंडीशन आती है डेफ ब्लाइंडनेस. तो इसकी भी 4 कंडीशंस होती है. एंड ऑल द डिसेबिलिटी कैन बी बाय बर्थ और आफ्टर बर्थ हो सकती है, एक्सीडेंट की वजह से, या कोई फीवर या कोई बीमारी की वजह से कंडीशन आ सकती है. एंड डेफ ब्लाइंडनेस में 4 कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट कंडीशन वी कैन से कि किसी को सुनने में मुश्किल होगी, देखने में उससे कम परसेंटेज में मुश्किल होगा. और कभी कभी होता है कि वो दोनों में सुनने और ना बिल्कुल सुन पा रहा होगा ना बिल्कुल देख पा रहा होगा. और कभी कभी होगा वो सुन भी कम रहा होगा, देख भी कम रहा होगा, यानी कि जो माइल्ड कंडीशन हो जाती है. कभी कभी होगा कि वो एक में देख पा रहा होगा, एक में नहीं सुन पा रहा. तो ऐसी कंडीशंस होती है जो कि हियरिंग जो डेफ ब्लाइंडनेस के अंदर आती है. अगर हम बात करें कि डिफिकल्ट, अगर हम बात करते हैं सेंसरी 2 सेंसरी लॉस में बहुत डिफिकल्टी होती है काम करने में.
तो जब हम सिर्फ हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों का काम करते हैं तो हम बेसिकली इंडियन साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कि बहुत हैंड से यूज होती है। और जब हम बात करते हैं हेयरिंग वो डेफ ब्लाइंड चिल्ड्रन का, उनके हम अमेरिकन साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, क्योंकि वो वन हैंड होती है, उसको बच्चे टच करके हम करवा सकते हैं उनके साथ, तो उनको टच का भी एक्सपोजर मिल रहा होता है, प्लस साइन कर रहे हैं ताकि उनके साथ काम कर पाए, उनको समझा पाए अपनी चीजें। तो इट्स थोड़ा सा छोटा छोटा बैकग्राउंड है डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में और डेफनेस के बारे में। So now next term is we go like language. Can language create disability? So like इसको मैं अगर नॉर्मल समझाएं, अगर हम एग्जांपल यूज करते हैं, अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि वो डिसेबल बच्चा है, यानी कि हम जो मेनली फोकस कर रहे हैं कि लैंग्वेज डिफरेंट जो लैंग्वेज है उससे भी डिसेबिलिटी क्रिएट होती है, वी कैन से यस, क्योंकि हम कभी कभी जो लोग होते हैं वो मेन जो डिसेबिलिटी को फोकस करते हैं कि ये डिसेबल है, राइट। और कभी कभी हम बोलते हैं कि एक बच्चा है जिसको ये कंडीशन है, यानी कि जो हमने जो सेंटर में रखा है, हमने इसको क्या रखा है, बच्चा जो है वो सेंटर में है। अगर हमने एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, सारा इज डिसेबल और सारा इज टीचर एंड शी इज अ डिसेबल। सो अगर हम इन दोनों में फोकस करें तो हमने एक में क्या कर रखा है, हमने इसकी डिसेबिलिटी को ज्यादा दर्शाया गया है कि डिसेबिलिटी के बारे में ज्यादा उसका फोकस जो हमारा डिसेबिलिटी पे है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसके लिए क्या है, सारा इज फर्स्ट एंड उसकी डिसेबिलिटी क्या है, सेकेंडरी कंडीशंस है। तो लाइक हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि हमारे लिए बच्चा जो एक पर्सन है वो इम्पोर्टेंट है और उसकी कंडीशन इसके बाद आती है। तो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस भी हम लोग यूज करते हैं कई बार कि लाइक डिसेबल है, विकलांग है, हैंडीकैप है, विच इज अभी वो वर्ड यूज नहीं होते, चाहे स्पेशल नीड है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोलते हैं हम, एंड अभी जो वर्ड आ रहा है दिव्यांगता बोलते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, बट आई बिलीव कि सर जो मेन डिफरेंटली एबल इज अ राइट वर्ड टू यूज ऑफ पर्सन या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए। जो हम वर्ड यूज होती है, हमारा फोकस होता है कि हमारे लिए सेंटर में जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा बच्चा है, उसकी बाद उसकी कंडीशन है। सो ये छोटा सा मैंने इनको डिफाइन करने की ये थोड़ा बताने की कोशिश की। लैंग्वेज इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, हम बात करें और उनके साथ काम करें तो हमें लैंग्वेज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट हम कौन से वर्ड यूज कर रहे हैं ये भी हमें जरूरत होती है। और हम अभी तो हम बहुत सारे चीज बोलते हैं, बहुत सारे अगर मैं ब्लाइंडनेस की बात करें, कभी कभी हम बहुत से बच्चों के साथ जब काम करते हैं, बहुत से लोग ये वर्ड्स यूज करना बंद करते हैं कि इधर देखो, तो हम लोग सोचते हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं, उनको बुरा लगेगा, बट थिंग्स इज लाइक वो है, हमें ये नॉर्मल जो यूज डेली लाइफ में जो वर्ड होते हैं उन्हें हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें यूज करना चाहिए, बट उनका यूज करने का कंडीशन अलग हो सकता है। हम कह रहे हैं कि इधर देखो, ही कांट अंडरस्टैंड इधर देखो, बट वी कैन से राइट देखो, लेफ्ट देखो, ही कैन अंडरस्टैंड क्या मुझे कहाँ देखना है पर्टिकुलर। सो इट इज। Can I ask something? So yes. When you say differently abled, no? So yeah. Even in the description of the disability, one should emphasize which are the abilities which are better developed, or which are the abilities which we can build on. So here in particular for nature education, I think that is important to do. No? I mean, differently abled is just the label, but one has to go beyond the label and see what are the abilities that are strong in under various conditions. Like when I use like a certain person is like a person with cerebral palsy, so I keep that person is something and have a condition like cerebral palsy, यानी कि जो व्यक्ति है वो मेरे लिए important, लेकिन उसके साथ कंडीशन है, ये नहीं कि वो उसका कंडीशन, मैंने ये नहीं बोला कि ये cerebral palsy वाला बच्चा है, नो, मैंने उसकी sorry no, I got that, no problem with that. I'm saying कि the term differently abled वो थोड़ा अनपैक करना चाहिए ना, कि क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये कौन सी जो एबिलिटीज है जो डिफरेंट है, जिनके ऊपर हम बिल्ड कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम जिनको यूज करके हम नेचर लर्निंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और भी हम इसको थोड़ा ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंशिएबल, जो पर्सन है उसकी एबिलिटी थोड़ी अलग, उसको जैसे कि सीखने का तरीका, एक अगर पर्सन विद हियरिंग इम्पेयर्ड है उसको सीखने का तरीका हो सकता है, लेकिन उसमें जो एबिलिटी है उसकी दूसरों से थोड़ी अलग एबिलिटी हो सकती है। सीखने का जो तरीका है वो साइन लैंग्वेज हो सकता है, विजुअल्स हो सकता है,
तो these are the things कि उसके बाद दूसरे तरीके से एक एबिलिटी है, ये भी उसका अगर डेफिनेशन निकालते हैं तो वो भी हो सकता है. हाँ नहीं, I just want to go beyond the definition. यानी वो डिटेल की शायद बात होगी जब हम victims consider करेंगे तो. Right. That's fine. Yeah. Okay. So now talk about cause of disability. तो particular हम जो cause of disability होते हैं उनको हम 3 areas में define करते हैं. There is no particular cause of particular disability. कोई ऐसे कोई cause नहीं है particular की चीज particular reason की वजह से होती है. There is a prenatal, यानी कि जब बच्चे के जन्म से पहले या जब एक मदर बच्चे को कंसीव करती है उस टाइम कुछ पेरेंट्स उनके साथ इश्यू हो जाए, चाहे वो मदर अल्कोहल लेती हो, उनको कोई फीवर हो सकता है या डॉक्टर ने कोई मेडिकल मेडिसिन्स उनको प्रिस्क्राइब करी है जो नुकसान कर सकती है. These are the conditions जिसकी वजह से डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं. Is that having worked with a lot of deaf people, they say that the best way to identify us, people use things like speech impaired or differentially abled. They say that deaf describes us in the best way. They say that so people know we, of course we can speak, but we speak through our hands if we are sign language people. So they sometimes, to be politically correct, we say hearing disabled. I've worked with Mr. Sivaji Panda, who's designed the sign language, and he says that if you say deaf, you'll find every deaf person putting the word deaf behind their name in social, because then the other person knows that I can communicate with you in the sign language. I'm not disabled, I'm talking a different language. So if Anand can speak English, if I write Anand English, then you can talk to me in English, or Anand English, Hindi, Marathi. So they are giving a communication and telling you what I can do. So I have an ability, and as ma'am also earlier mentioned that that what is it that I can communicate with you with. This is my ability. And like recently I interacted with some children, and the first thing they asked me whether I sign, and I said no, I'm a hearing person. They were like, oh God, he doesn't sign and he's a hearing person. So but being a natural signer, so then I said that I can do some bits of sign language. So I think giving that communication and asking them what they can do, it is, then that opens the communication possibility. But with blind and deaf, it's a complicated scenario, as she said. Especially children. Sorry Aarti, go ahead. No, that's okay. You're right. Like, there's a particular disability and particular name to call them, but when we go public spaces, they're particularly defined differently able, so they can understand. They can be any kind of disability that can understand differently able. वो सारी चीजें उसके अंदर आ सकती है. Disability, there is different disabilities, so they can't take a particular disability के लिए mention करेंगे this is a deaf, this is for vision impaired, nothing like that. So public spaces can define differently able about common language. So that is why I said that. Okay, so cause की हम बात करें तो अगर मैंने बात करी थी जब मदर कंसीव करती है तो कंडीशन में भी हो सकता है उन्हें अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम किया हो, या कोई मेडिकल कंडीशन हो सकता है, या उस टाइम कोई जब 3 मंथ या 2 मंथ होते हैं उस टाइम कोई दिक्कत हुई हो मदर के साथ, या डॉक्टर मेडिसिन और फीवर हो सकते हैं. तो दीज कैन बी कॉजेज फॉर द डिसेबिलिटी आल्सो. एंड कुछ कभी क्या होता है कि वो जेनेटिक इश्यूज भी होते हैं कुछ फैमिलीज में, जिसकी वजह से भी डिसेबिलिटी होने के रीजंस चांसेस हो सकते हैं. एंड उसके बाद होता है प्रीनेटल, यानी कि जब ड्यूरिंग दैट बर्थ, यानी कि जब बर्थ के टाइम पे कोई कंडीशन होती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जब बच्चे को जन्म मिला है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या फिर या बोले कि लाइक गंदा पानी, डिलीवरी के टाइम पे कोई मुश्किल हो सकती है, या बच्चा गिर जाता है उसके सर पे चोट लग सकती है, या फिर कोई मेडिसिन वगैरह जो प्रोवाइड किया, या अर्ली मतलब कि जो टाइम से पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाती है 7 मंथ या फिर 6 months, that can be a cause for the disability also. So whenever the child is come और एक और होता है postnatal, यानी कि जन्म के बाद, यानी कि आफ्टर द बर्थ कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कोई फीवर हो गया हो, जब हम फीवर हो गया हो या कोई मेडिकल कंडीशंस आ गई, तो दैट कैन बी अ रीजन फॉर द डिसेबिलिटी. सो जब पर्टिकुलर हम जब बच्चों के साथ काम करते हैं, फैमिली के साथ काम करते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जन्म के दौरान या जन्म से पहले कोई मुश्किल हुई थी, यानी कि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, ताकि हम बैकग्राउंड पता कर सकें. अगर वो एक मेनली जो क्वेश्चन होता है पूछते बच्चा जन्म के दौरान रोया था, तो वहाँ बोलती है नो, तो दैट कैन बी सम पॉइंटेड होता है कि हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो चांसेस हो सकते हैं डिसेबिलिटी हो सकती है कि बच्चा रोया नहीं है, कुछ कंडीशन हो सकती है कि माँ बोलती है ऑक्सीजन की कमी है और 9 मंथ को उसको नर्सरी में रखा गया, तो दैट आफ्टर द बर्थ या बच्चे को बाय बर्थ कभी
जॉइंटिस होता है, निमोनिया होते हैं, दैट कैन बी कॉजेस फॉर द डिसेबिलिटी आल्सो. सो पोस्ट प्रीनेटल साइकोसिस हम इसी की तरह बात कर सकते हैं कि हाँ ये रीजंस हो सकते हैं डिसेबिलिटी, कोई पर्टिकुलर डिसेबिलिटी का कोई पर्टिकुलर रीजन अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है. I have heard, I mean, I haven't checked this out, but someone with who works with children with cerebral palsy told me that in India, this deprivation of oxygen during birth is very, very common. I mean, it is something because of not good hospital facilities. And so is that correct that the proportion of children with cerebral palsy in India is very, very high for that reason? Yeah, I've just, when I read a statement, the same statement come like oxygen की कमी की वजह से most of the time cerebral palsy के issues जो देखे गए केसेस अगर हम बात करें तो it's a reason for that. और ये इंडिया में ज्यादा होता है या यानी lack of facilities के because इंडिया में एक lack of facilities plus और most of the time जो गांव में अगर हम बात करें डिलीवरी की कहीं पे बात करें लोग घर में करवाना चाहते हैं, दाई वगैरह से करवाते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बच्चा हॉस्पिटल नहीं जा पाएगा, ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो देयर इज अ सर्टेन रीजन कि वो कहीं भी अफेक्ट कर सकता है. So that can be also cerebral palsy. That is a reason also कि ये रीजन भी है कि हमारे यहाँ पे तो एजुकेशन, लिटरेचर, प्रॉपर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं फैमिली में, और मेडिकल का तो हमारे यहाँ पे इंडिया में इतना ज्यादा है नहीं. तो दिस कैन बी रीजन कि हाँ डिसेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. अगर ऑक्सीजन इज जो सेरेब्रल पॉल्सी वो बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, बिगेस्ट रीजन है फॉर लाइक डिसेबिलिटी का. ओके, so let me go for the next. So I think इसके बारे में थोड़ी तो बात करी है. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद वेरियस डिसेबिलिटी. सो व्हेन द चिल्ड्रन कम इन क्लासरूम, तो कैसे क्लासरूम या बाय बर्थ कैसे हमको आफ्टर द बर्थ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो बेसिकली जो फोकस होता है ये होता है कि हम जितनी जल्दी हो सके बच्चे को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए. सवाल होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो देयर इज अ पर्टिकुलर चेकलिस्ट फॉर एवरीथिंग कि अगर विजुअल डिसेबिलिटी या लो विजन है तो कौन से चेकलिस्ट हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. पेरेंट्स से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ऐसा हुआ था, ये करता है, तो हाँ या ना में जवाब देते. तो हमारे पास जब ज्यादा पॉसिबिलिटी एक रीजन आता है कि अगर हमने बोला कि आप उसको लाइट दिखाते हो वो मूव करते हैं कि नहीं, आप उसको बुलाते हो वो मूव करते हैं नहीं, तो दैट इज द रीजन. अगर आप बॉल फेंक रहे हो उसके सामने से, क्या उसको देखता है, पीछे जाने की कोशिश करता है तो नहीं, तो वी कैन से कि हाँ टिक हो रहा है कि हाँ बच्चे में विजुअल डिसेबिलिटी होने के इश्यू हो जाते हैं. कभी कभी होता है कि हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि वो बड़ी बड़ी चीजें देख लेता है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी देख लेता है लेकिन छोटी छोटी चीजें देखने में उसको मुश्किल हो सकती है. तो दैट कैन से भी हम बोल सकते हैं लो विजन का इश्यू है कि बड़ी बड़ी पिक्चर देखने में उसको आसानी हो रही है लेकिन छोटी छोटी चीजें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है. तो दैट कैन बी अ क्लू कि हाँ विजुअल डिसेबिलिटी का इश्यू हो सकता है. और क्लासरूम में तो बेसिकली सेटिंग्स में बच्चे हमेशा शिकायत करेंगे, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि मैम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैम मेरी आईज दर्द कर रही है, मैम मुझे हेडेक हो रहा है, मैम ये हो रहा है. तो बच्चे हमेशा शिकायतें करते हैं ऐसी चीजें, तो वो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं हाँ बच्चे को विजुअल डिसेबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं. वैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के इश्यूज होते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि एक नॉर्मल डेवलपमेंट वाला बच्चा क्या क्या कर लेता है, और एक हमारा जो अगर हमारे पास 3 साल के बच्चे की बात करें अगर विदाउट डिसेबिलिटी है कि वो बहुत सारी चीजें करता है, हमारे साथ राइम्स करेगा, एक्शन करता है, और लाइक चीजों को उठाना फेंकना सब कुछ करता है. यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है बच्चे वो नहीं करते. अगर हम लोग देखते हैं काउंटिंग करना सीख जाता है चीजों को, अगर हम बोले हमें 5 चीजें उठा कर वो दे देगा, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है बच्चे वो नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो क्लूज होते हैं क्या दिस इज इश्यूज कि हाँ हो सकती है चीजें, उसको समझने में मुश्किल हो रही है. या बट क्या होता है कि हम समटाइम हमारे इंडिया में हम लोग मोस्टली यही करते हैं ठीक है नहीं अभी छोटा है 3-4 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देगा, 5 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता. हम हमेशा चीजों को हाइड करने लग जाते हैं, हम दिखाते नहीं, राइट टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, उसकी वजह से बच्चों का डेवलपमेंट और डिले हो जाता है. पर्टिकुलर वो डिसेबिलिटी की वजह से ऑलरेडी डिले हो रहा है, बट वो आइडेंटिफाई करने वो क्लियर उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो और डेवलपमेंट डिले हो जाता है. तो जहाँ उनका राइट टाइम पे पहुंचना चाहिए वो और पीछे हो जाते हैं. वैसे ही ऑटिज्म में बच्चों के बिहेवियर करते हैं, बहुत स्लैपिंग कर रहा है, वो हाइपर एक्टिव हो रहा है, छोटे छोटे अपने हेड को मूव बहुत ज्यादा कर रहा होगा, अपनी आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, आपको सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, अलग रहता होगा.
तो दीज आर काइंड ऑफ कुछ टर्म्स होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम देख के चेक करते हैं, चेकलिस्ट होती है जिनको हम देख के चेक करते हैं कि हाँ ये कंडीशंस होती हैं और हमें लग रहा है कि ये चीजें, उसके बाद हम मेडिकल सलाह के लिए जाते हैं, तब पर्टिकुलर डिफाइन करते हैं हाँ ये चीजें हो रही हैं। सेम हियरिंग इम्पेयरमेंट में हम बच्चों को बुला रहे हैं, वो उनको सुनाई नहीं दे रहा, हम आवाज दे रहे हैं, हम बहुत ज्यादा आवाज है तो भी वो नहीं सुन पा रहे हैं, हम बोल कुछ रहे हैं लेकिन वो जवाब कुछ और दे रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है। तो दीज आर तो हम ऐसे पता चला। और सेरेब्रल पॉलिसी में तो सेम पर्टिकुलर यही होता है, 3 हम पहले बता चुके हैं कि मूव नहीं कर रहा होगा, चल नहीं पा रहा होगा, मतलब अपना कभी कभी कंडीशंस होती है बहुत ज्यादा सीवियर होती हैं तो वो इजीली विजिबल भी होती है, टाइटनेस भी देख सकते हैं, वो विजिबल होती है कि एक हैंड बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, वो टाइटनेस रहती है, अपने हाथों को फिस्ट करता हुआ उसकी मुट्ठी नहीं खुलेगी। तो दीज आर द कुछ चेकलिस्ट के जो पॉइंट है उनसे हम पता कर सकते हैं कि हाँ बच्चों में पर्टिकुलर चीजें होने के चांसेस हो सकते हैं। तो लाइक एजुकेशन इम्प्लीकेशन या वर्क या बच्चों का काम करने के लिए हमें बहुत सारे इम्प्लीकेशन करने की जरूरत होती है। तो अगर आप कुछ इमेजेस देख रहे होंगे वहाँ पे पिक्चर्स, एक बुक है जहाँ पे मैंने हमारे कुछ स्टिक्स लगाई हुए हैं ताकि जो सेरेब्रल पॉलिसी वाला बच्चा है वो आई थिंक उनकी जो हैंड्स, मैं उनको आपको प्रैक्टिकल करके वैसे दिखा सकती हूँ तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंड होता, बट यस उनको अपनी फिंगर्स को या हैंड को मूव करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, सो दैट दे कैन पुट दैट टर्न, अगर वो पेज को टर्न करना है तो इन स्टिक्स के साथ लेके वो पेज को टर्न कर सकते हैं। एंड व्हाट आई डिड कि हमने एक ही पेज पे सिर्फ एक पिक्चर रखी है सो दैट दे डोंट कंफ्यूज, क्योंकि सेरेब्रल पॉलिसी में अदर कंडीशन भी हो सकती है। मोस्टली जो पाया जाता है स्काई यानी कि तिरछापन पाया जाता है बच्चों को, तो उनको देखने में मुश्किल होती है यानी या फिर बहुत ब्लर होता है, तो जिस वजह से हमने एक ही पिक्चर ताकि ज्यादा क्लटर ना हो, ज्यादा वो कंफ्यूज ना हो, उनको एक बार में एक चीज सिखा सके। तो दीज आर द लाइक कुछ हमारे इम्प्लीकेशन होते हैं। वहीं पे अगर मैं सिखा रही हूँ नीचे उनको, जैसे हमने बात करी कि उनके सेंसिटिव टीचर हमें सिखाने होते हैं जो पर्सन में डिसेबिलिटी विजुअल डिसेबिलिटी होती है उनको सेंसेस कर, तो ये मैंने टेक्स्ट को सिखाने की कोशिश करी है कि लाइक अलग अलग ये मैंने टेक्सचर्स लिए हैं, उनको टच कराना या फील कराना कि हाँ ये कौन कौन से टेक्सचर किस तरह से हैं, और वो हर टेक्सचर के ऊपर अपने हाथ को रखेंगे लेकिन फील के अलग अलग टेक्सचर्स हैं। एंड अगर आप यहाँ चेयर देख रहे होंगे तो इट इज अ चेयर, इट इज कॉल्ड स्पेशल चेयर। सो इसमें बांधने के लिए भी है सो दैट बच्चों के जो पोस्टर्स होते हैं वो आगे आते हैं, हमेशा वो पीछे सही से बैठ नहीं पाते हैं, उनका बैलेंस नहीं बन पाता, तो वो सपोर्ट देने के लिए हम ऐसी चेयर बनाते हैं ताकि बच्चों के अपने साथ बैठ पाए और उसको बांध रखते हैं। और अगर हमें काम करवाना है तो ताकि उनकी टेबल जो है उसपे वो हम रख के उनको काम करवा सकते हैं या उनके साथ कलरिंग करा सकते हैं, जो भी हम एक्टिविटी कराएं तो आराम से बैठ के बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के या पेरेंट्स को इन्वॉल्व लेके वो कर पाए। सेम अगर ये स्पून देख रहे हैं, ये स्पून को हमने अडॉप्ट किया है फॉर चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पॉलिसी बिकॉज दे हैव अ डिफिकल्टी टू होल्ड द थिंग्स राइट थिंग। सो इट्स ये जो बना है, प्लीज एक मिनट, ये जो बना है अगर आपने देखा वो साइकिल का जो हैंडल होता है और पीओपी होता है उसको हमने स्पून को टेढ़ा करके बनाया ताकि वो खुद से खाना खा पाए। तो दीज आर कुछ ये जो छोटे से अडेप्टेशन होती है जो हम करते हैं। इम्प्लीकेशन के लिए अगर मैं क्लास में वो अगर लो विजन वाला बच्चा आ रहा है तो मैं एक चीज देख सकती हूँ कि क्या उसको छोटे प्रिंट में मुश्किल हो सकती है तो मैं उसको बड़ा प्रिंट दे सकती हूँ, यानी कि लार्ज, जिनको हम लार्ज प्रिंट की बुक बोलते हैं तो वो लार्जर प्रिंट दे सकते हैं। वहीं पे जहाँ अगर यहाँ पे बच्चा हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं लेकिन हम ब्लैक बोर्ड पे हम लिख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे लिखते ना हम बोल सकते हैं साथ साथ, तो दैट जो जिसको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अंडरस्टैंड कि ना क्या बोला जा रहा है, क्योंकि वो सुन तो सकता है तो उसको वो अपना रिकॉर्ड कर सकता है। या फिर हम फोन्स में रिकॉर्डिंग बुक्स दे सकते हैं या फिर हमको रिकॉर्डिंग बुक्स की जो अगर हमारे पास कोई किताब है तो हम उनको रिकॉर्डिंग दे सकते हैं कि हाँ ये बेसिकली मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, कोई अगर मेरे पास कोई बच्चों को सिखाना होता है विजुअल डिस्प्ले तो मैं चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग करके उनको दे सकती हूँ ताकि वो सुन सके और सुन के उसको पढ़ पाए क्योंकि वो देख नहीं पा रहे हैं। सेम वहीं पे अगर हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है वो वहाँ पे सुन नहीं पा रहा है लेकिन वो देख सकता है, तो मैं क्या करूंगी उसको अगर हम बोलते हैं कि अगर कोई वीडियो दिखा रहे हैं तो वीडियो के नीचे कैप्शन होना बहुत जरूरी है। हम जो भी उनको बता रहे हैं वो कैप्शन हमें देना जरूरी होता है ताकि वो समझ सके कि नीचे किस चीज के बारे में बात हो रही है। साथ में एक और चीज होती है कि अगर हमको कोई वीडियो दिखानी है तो एक इंटरप्रेटर होता है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, तो जो भी आप करके दिखा रहे हैं तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर करके और उसको साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके बता सकता है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो मैं बोलती हूँ वो ये है कि हमारा जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो पूरी बुक नहीं पढ़ पाएगा। लाइक 16 चैप्टर दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट 16 चैप्टर नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, हम उनको 4 चैप्टर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके दिखा सकते हैं। अगर मुझे सिखाना हो तो मैं एक लर्निंग बेस्ड यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर सकती हूँ, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस दे सकती हूँ ताकि वो सीख सकें।
एंड what I can do also कि अगर हमें जरूरत होती है जैसे कि एड्स एंड अप्लायंसेस तो वो भी यूज कर सकते हैं बच्चों को देने के लिए। वो एड्स अप्लायंसेस विजुअल भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो यस, दिस इज लाइक स्मॉल थिंग्स जो हम बच्चों को क्लासरूम में सिखाने के लिए करते हैं। अगर हम बड़े सेटअप में करते हैं तो अगर हम बात करें इम्प्लीकेशन की, अगर बच्चे के स्कूल तक पहुंच के लिए तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेसिबिलिटी टूल हमें देखने पड़ते हैं कि हाँ वो होने चाहिए, एजुकेटर होना चाहिए स्पेशली, तो उनको जो उनको अडॉप्ट करके। या एक और चीज हम टेक्टाइल कर सकते हैं कि हम कोई भी इमेज कर रहे हैं तो उसको टेक्टाइल फॉर्म में बना सकते हैं ताकि वो जो ब्लाइंड बच्चा है उसको टच करके पढ़ ले। और किसी को अगर चित्र दिखा रहे हैं तो अगर हेरिडिटरी बच्चा है तो उसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन देके कर सकते हैं। वहीं पे सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चे तो हम डिपेंड करता है कि बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी एडेप्टेशन जरूरत होगी जब हम देख सकते हैं बच्चे को जानते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी जो एडेप्टेशन की एप्लीकेशन होती है वो एक्चुअली पर्टिकुलर बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो इट इज द लास्ट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। सो यस, सो आई कैन शेयर माय एक्सपीरियंस एंड मेक दैट हैपन। लाइक जब मैं when I started to work here, so in particular everyone we focus only on the physical areas, learning area पे उतना focus नहीं करते, exposure पे बिल्कुल ही focus नहीं करते हैं। So we started it कि हाँ हमने heritage education program किया था बच्चों के लिए, वहीं पर हमने nature education को जब हमें session मिलना स्टार्ट हुआ हमने involve किया था। So what I did, I go for the nature walk in like Lodi garden and give them paper and color. So I asked them to draw whatever you see. So you won't believe they are not able to draw anything because their lack of exposure. Because हम कभी person with disability के साथ क्या होता है, हमेशा इंस्ट्रक्शनलाइज हो जाते हैं कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। हमें वो अपने एक इमेजिनेशन जो पार्ट होता है खुद आप इमेज करो या खुद सीखो, वो कहीं ना कहीं मिसिंग आउट हो जाता है। हम प्रिंसिपल बहुत सारे पढ़ते हैं कि हमें ये कराना है, हमें वो कराना है, बट प्रैक्टिकली वो चीजें बहुत ज्यादा लैक हो जाती हैं। सो वी गो देयर। तो पर्टिकुलर हमने पहले उनको ऑनलाइन सेशन में हम एक पर्टिकुलर जो ट्रीज थे उनके बारे में हमें बताया था एंड वी गिव देम कि ये आपके पास लीव्स है, मैं ये वाला ट्री आइडेंटिफाई कर ढूंढ के दिखाना कि कहाँ आपको कितने ट्री मिलेंगे, ऐसे वो नंबर बताना। So they go with the Lodi garden and they have very rich like good for the nature work example, there's a lot of things there. So they go, they see the flower, they identify the particular trees जिनके बारे में हमने बात करी थी and we find out that through the session कि उनको वो trees से क्या मिलता है, कुछ बहुत normal basic चीजें, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं। तो what we can I can say that कि हमने वो exposure होने से पहले दिया ही नहीं था कि नेचर से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंट्रोलर हो जाते हैं, हम उनको वो सिखाने वैसे अपने आप से सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ऐसे एज ए कॉम्प्लीमेंट वो इन्वॉल्व नहीं करते। तो नेचर एजुकेशन होता है वो इनकी इमेजिनेशन को बहुत बढ़ाता है, पर्टिकुलर वो उनके डिस्कशन एरियाज भी डिफाइन करता है कि जो लोग अगर आप पिक्चर्स में बच्चे देख रहे होंगे, दे क्रिएट अ सर्कल इनका बना, तो दे गो, इन्होंने जाके देखे वहां पर ट्रीज देखे एंड दे टॉक अबाउट आल्सो कि मैंने इतने पेड़ आइडेंटिफाई किए, मैंने ये किया, तुमने क्या किया। तो एक फ्रेंडशिप भी डेवलप होती है, प्लस नेचर के बारे में उनके थोड़े से नॉलेज भी होती है कि हाँ ये चीजें और भी है, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर कभी ऐसे बताया नहीं जाता कि हाँ नेचर भी कोई चीज होती है, ट्रीज वगैरह कुछ होती है। तो लाइक ये बहुत लैक होता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलपमेंट, अगर बच्चों के डेवलपमेंट के, चाहे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हो, पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी हो, we should give the exposure for nature. We just go with an leaves and the parts whether इम्प्लीकेट करें उनको, हम अलग अलग तरीके से उनको सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। टेक्टाइल ट्री दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर छोटे से गार्डन, या फिर हम एक्टिविटी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हम उनको छोटा सा प्लांट दे दिया है घर पे, ताकि वो छोटे छोटे प्लेन्स में लगाएं या वाटर करें, ताकि वो इन्वॉल्व कि हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं ये भी थोड़ा उनको पता कर सकते हैं। तो लाइक मेरा जो एक दो सेशन का एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि लाइक उनको मैंने थोड़ी स्टोरी सुनाई है एंड उनको नेचर में गार्डन में ले जाने की कोशिश करी है, लीव्स के थ्रू उनको आइडेंटिटीज के बारे में बताने की कोशिश की है, उनको अपने आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ग्रुप में उनको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करी कि हाँ उनके आसपास क्या क्या चीजें हैं। तो दिस इज ऑल। Like Sprouts has been working with a diversity of ability groups, both in children as well as in youth, for the nature engagement. And we had a special needs teacher as a part of our team. So I think, whenever we used to do the sessions, any sessions we used to do with the children, we used to first work with their teachers, if it's special needs school. So first we work with the teachers and they guide us as to what are the things we can do. So that helps. One was having the
a special needs teacher in the team, because she is trained to tell us, how with this group, what we got to do. Yeah. Or then we work with the educators who are working with the children, who guide us to go ahead. Right, Aarti? Right. So that was one. Right. And second thing, we used to come up with a list of wow words or action words that we want to go ahead with, so that we know that these are the achievements. What do we want to achieve from this session? What we want to communicate with the children. So these were the two things I wanted to say and park, so that we achieve what per session we know this is what we want to achieve, and we used to work with someone. What Aarti said, all the different things that she shared with us, I think, and if anybody else also wants to add in, please do that now. I feel it will be useful to have a part 2 of this, and we actually as a group work together on resources, or even bring our own kind of nature learning tools that we have been using so far, or if you have any ideas, and then we can actually work on that in the next session. I just had a question. I was wondering if it's better to look at specific special needs rather than lots of special needs together. So so if you could pick out, say, autism or visual impairment. Okay. For this, then it might be more focused. Yeah. I like your suggestion, Jayashree. Aarti, what do you think? Yeah, we can do the particular for the disability. A particular disability, we will take a particular disability and talk about how we can do the implication and how to make the material more accessible to the children. So yeah, we can do that, and as well as we can do UDL, like a universal principle use karke, that we make material so that useful for all children, not for the particular disability, but we can do for children with disability and without disability. That is more accessible for everyone. Yeah, so we can do that. And I think it will be really nice to also expand on that section where you spoke about language, right? How important our own language is when we're describing, either children or adults with special needs. And I think if we can spend a little bit of time on that, because I think all of us as educators will really benefit from that. Often we don't do this. We do this very unconsciously, right? And it's just the way we speak often, and we just get used to saying a few things. So we're not doing it intentionally, but also for us to practice how we should be a little bit more careful and reflective when we are in our words, in our actions, in various things, right? So Aarti, if you could also expand on that, that will be very useful based on your experience as a special education teacher. I will. That is I also experienced like that. First, everybody see that physical appearance of the person with disability, now their ability. I've seen that there is a person who's dealing with a National Disability Helpline. They both are disabled person. One is a person with a visual impairment. One is a physical disability. So just go with the wheelchair and just handling. And whenever anybody comes to see, अरे ये कैसे कर रहा है, ये कैसे चला दे वो आपकी हेल्पलाइन को, ये कैसे कर लेगा, अभी वो saying क्या वो डिसेबल है, they can't do like this. But जो हमारी जो हेल्पलाइन है, नेशनल डिसेबिलिटी हेल्पलाइन, they what only manage that, how to collect the data, and they have lot of information about disability, and they share all the information all over the India. It got the call from every state of India, and they only share, like Gaurav and Rakesh, they are person with disability, and they're dealing over helpline. They give information with the institution, with the livelihood source, with the disability pension, with the disability certificate, what is the benchmark disability. So that is certain important things are there, like benchmark disability. It's an important term. We are not talking about it right now because we have short time, and barriers are there. Different kind of barriers, and school is also we always get denied with the admissions also in the school. So a lot of things is there. So we can talk about more if we get in session.